नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यूएशन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफओ का वो सर्कुलर जो ईपीएफओ ने 13 दिसंबर 2023 को रिलीज किया था। दोस्तों, ये सर्कुलर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत क्लियर तरीके से ईपीएफओ ने बताया है कि पेंशन का जो कैलकुलेशन फॉर्मूला होगा वो किस तरह से होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने ये भी बताया है कि अगर फॉर्म 26/6 का अगर आपने प्रूफ नहीं दिया है तो कैसे दिया जाएगा, या ईपीएफओ उसको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, और अगर आपने फॉर्म नहीं दिया है तो क्या आपका एप्लीकेशन आउटराइट रिजेक्ट किया जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एरियस के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन होगा उसके ऊपर भी एक छोटी सी टिप्पणी ईपीएफओ ने की है। इसलिए दोस्तों ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज हम इस वीडियो में इसी सर्कुलर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये सर्कुलर जो ईपीएफओ ने 13 दिसंबर 2023 को रिलीज किया था। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 13 दिसंबर 2023 को जो ईपीएफ ने सर्कुलर निकाला था उसका टाइटल ही था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 4/11/2022। अब दोस्तों इसमें अगर हम पहला आएंगे तो पहला सवाल यहाँ पर ये इन्होंने डिस्कस किया है कि प्रूफ ऑफ जॉइंट ऑप्शन अंडर पैरा 26(6) ऑफ ईपीएफएस 1952। और दोस्तों ये जो ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में बहुत सारा कुछ दिया गया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, what documentary evidence can be considered as proof of joint option under para 26/6। तो दोस्तों यहां पर ये बोलते हैं आंसर के तौर पर कि परमिशन अंडर पैरा 26/6 अपलोडेड बाय द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शन और अवेलेबल इन द ऑफिस। मतलब कि दोस्तों जब आपने हायर पेंशन के लिए फॉर्म भरा था उस वक्त अगर आपने पैरा 26/6 की परमिशन अपलोड कर दी थी तो उसको प्रूफ माना जाएगा। और पैरा नंबर 2 पर यहां पर बोल रहे हैं इफ परमिशन अंडर पैरा 26/6 इज नॉट रेडीली अवेलेबल देन फील्ड ऑफिसर्स शुड वेरीफाई दैट। मतलब कि अगर पैरा 26/6 की परमिशन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स ने क्या करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पैरा 26/6 जो था ये वो एप्लीकेशन फॉर्म था जहां पर आप साइन करते हैं, आपका एम्प्लॉयर साइन करता है और असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर भी उसके ऊपर साइन करता है, और यहाँ पर ये वेरीफाई किया जाता है कि आपने एक्चुअल आपकी हायर वेजेस के ऊपर में आपका पीएफ डिडक्शन अलाउ किया था और आपके एम्प्लॉयर ने वो चीज मान ली थी और इसके लिए पीएफ ऑफिस की सहमति भी थी। अगर दोस्तों हमने पहले फॉर्म नहीं दिया गया है तो हमको ये फॉर्म देना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं दिया तो फॉर द टाइम बीइंग ईपीएफओ ने कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दिए जिसके तहत ईपीएफओ के जो फील्ड ऑफिसर्स है उसको वेरीफाई कर सकता है। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट यहाँ पर है वो ये है, employee share of PF contribution has been remitted on employees pay exceeding the prevalent statutory wage ceiling of 5,000, 6,500, 15,000 per month from the day the pay exceeded the wage ceiling or 16/11/95 whichever is later till date of retirement or superannuation as the case may be। मतलब कि अगर आपके और आपके एम्प्लॉयर ने पैरा 26/6 का फॉर्म नहीं दिया है लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर वेज डिटेल शेयर करता है ईपीएफओ के साथ में और उस पर बहुत क्लियरली दिखता है कि भाई जो भी पीएफ कंट्रीब्यूशन किया गया है वो वेज सीलिंग से बढ़कर ही हमेशा किया गया है, जो भी आपके एक्चुअल बेसिक प्लस डीए था उसके ऊपर किया गया है, तो उसका अगर प्रूफ दिया जाता है तो उसको माना जाएगा। और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस पेएबल बाय द एम्प्लॉयर हैव बीन रेमिटेड टू द ईपीएफओ। मतलब जब ये ऐसा कुछ किया जाता है तो उसके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज लगता है वो ईपीएफओ को रेमिट किया गया है। Provident fund of the employee has been updated with interest as per para 60 of EPFS 1952 on the basis of such contribution received। और जो भी हायर वेजेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है उसके ऊपर प्रॉपरली इंटरेस्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, अगर ये इंश्योर किया गया है तो फिर ये तीनों चीज हो जाने के बाद में सिर्फ एक कोई तो भी प्रूफ इन चार चीजों में से ईपीएफओ को सबमिट करना है। अगर आप एक कर देते हैं तो फॉर द टाइमिंग ये चीज माना जाएगा कि आपने एक्चुअली हायर वेजेस के ऊपर में अपना डिडक्शन किया हुआ है और आप पैरा 26/6 के सारे प्रोविजंस के साथ में पूरी तरह से सहमत है और उसको फॉलो भी करते आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ये तीन चीजें आपकी हो चुकी है, मतलब कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका हायर वेज के ऊपर पैसा काटा हुआ है, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ईपीएफ को दिए हुए हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी सफिशिएंटली मिला गया है, तो उसके बाद एम्प्लॉयर को सिर्फ दो तीन चीजें करनी है। उसमें से पहली चीज पता है क्या करनी है, उसको देनी है वेज डिटेल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशन ऑफ जॉइंट ऑप्शंस और ऑप्शन फॉर्म। तो दोस्तों इसमें से अगर वेज डिटेल्स भी अगर आपका एम्प्लॉयर उसको दे देता है तो भी पैरा 26/6 कंप्लाइंट माना जाएगा। उसके अलावा अगर एनी सैलरी स्लिप लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑथेंटिकेटेड बाय द एम्प्लॉयर है, मतलब कि जहां पर क्लियरली पीएफ कंट्रीब्यूशन कट होते हुए आपका दिख रहा है, ऐसी अगर कोई सैलरी स्लिप आपकी है, अगर आप वो प्रूफ सबमिट कर सकते हैं तो भी यहाँ पर काम चल जाएगा। या फिर कॉपी ऑफ जॉइंट रिक्वेस्ट एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अगर कोई ऐसा अंडरटेकिंग या जॉइंट रिक्वेस्ट का कॉपी है आपके पास में तो भी यहाँ पर चलेगा। लेटर फ्रॉम पीएफ ऑफिस इशूड प्रायर टू 4/11/2022 इंडिकेटिंग पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस।
दोस्तों पीएफ ऑफिस जो होता है वो बहुत बार ऑडिट करता है। अगर आप प्रॉपर्ली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके पैसे डायरेक्टली ईपीएफओ में जा रहे होंगे, तो वहां पर उनके पास तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आप एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जब भी ऑडिट किया गया होगा उस समय पे कोई ना कोई लेटर इशू किया होगा जहां पर क्लियरली मेंशन किया होगा कि भाई पैसा जो है सीलिंग पर नहीं कट रहा है, हायर वेजेस पे कट रहा है। अगर ऐसा कोई भी प्रूफ है तो आप वहां पर सबमिट कर सकते हैं। आप मतलब आपके एम्प्लॉयर को एक्चुअली सबमिट करना है यहाँ पर। अगर आपका एम्प्लॉयर ये चार चीजों में से कोई भी सबमिट कर देता है तो आपका ये चीज माना जाएगा कि पैरा 26/6 फुल्ली कंप्लाइड है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों ये जो नीचे यहां से लेके यहां तक जो चीजें दी गई है वो ये बोलती है कि जब भी आपको पेंशन मिलेगी, मतलब कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है पेंशन का, उसका स्क्रूटिनी हुई, वेज डिटेल्स अपलोड किए गए, सब कुछ, और फाइनली ईपीएफओ संतुष्ट हो गया कि आपको पेंशन देना चाहिए, और ये पेंशन मिलने की जो डेट होगी उसके पहले दोस्तों आपको ये पैरा 26/6 का फॉर्म अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो एम्प्लॉयर के साथ मिलके असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर का उसके ऊपर स्टैंप लेके आपको वो सबमिट करना होगा। और दोस्तों इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो यहाँ पर तो नहीं दिया गया ऐसा, लेकिन वो होती है एम्प्लॉयर की। तो दोस्तों आप चाहे तो एम्प्लॉयर के साथ में कांटेक्ट कीजिए और किसी भी तरह से पैरा 26/6 का जो अंडरटेकिंग है उसको भर दीजिए ताकि एम्प्लॉयर उसके ऊपर सामने की एक्शन ले सके। तो दोस्तों ये जो क्लैरिफिकेशन दिया गया ये फॉर द टाइमिंग दिया गया कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं रुका जाएगा, आपका हायर पेंशन कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्म नहीं देना है। जो भी इस सर्कुलर के एंड में एक फॉर्म दिया गया है वो आपको एक्चुअली भरकर अपने एम्प्लॉयर को देना है, एम्प्लॉयर का साइन लेना है और एम्प्लॉयर को उसको देना है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर को। जो दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो ये है, while filing online application for validation of option joint options, no documentary evidence has been submitted as proof of joint option para 26/6 of EPF scheme 1952 whether this application joint option can be rejected on this ground। मतलब कि दोस्तों जब हमने हायर पेंशन के लिए एप्लीकेशन किया था कुछ 8-10 महीने पहले, वहां पर अगर हमने पैरा 26/6 का प्रूफ नहीं दिया है किसी भी रीजन से तो क्या मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा? यहाँ पर क्लियर शब्दों में बताया गया नो, the RPFC will obtain any of the documents as mentioned in the answer 1 from the employer, and no application for validation of joint option or option can be rejected only on this ground if otherwise eligible। मतलब कि अगर आपने 26/6 का फॉर्म आपके एम्प्लॉयर ने सबमिट नहीं किया है तो उसके बेसिस पे आपका जो फॉर्म होगा वो किसी भी तरह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। It will be the duty of the RPFC to make sure that any proof as mentioned in answer 1 above is obtained from the employer। तो दोस्तों ये रीजनल पीएफ कमिश्नर का ड्यूटी होगा कि वो जो प्रूफ ऊपर चार मांगे गए, वेज डिटेल्स आपके मांगे गए, या अगर कोई लेटर आपको पीएफ ऑफिस से एम्प्लॉयर को मिला हुआ है कि वहां पे ऑडिट के दौरान ये पकड़ा गया है कि भाई हायर पेंशन पे आपने दिया गया है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है, तो दोस्तों वो सारे प्रूफ एम्प्लॉयर को देने हैं आरपीएफसी को, और आरपीएफसी को इंश्योर करना है कि एम्प्लॉयर उसको दे। तो दोस्तों यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर नहीं है, एक आम आदमी के ऊपर ये बर्डन नहीं है, ये बर्डन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और अगर आपने ऐसा प्रूफ नहीं दिया तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो एग्जेम्प्टेड पीएफ एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके लिए ये सिनारियो किस तरह से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन 3 में पूछा गया है। If a member or past member of a PF exempted establishment has not submitted joint request and undertaking from the employer to the trust for the contribution of higher wages under rules of trust, how will such cases be governed? तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल है, जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 में डिस्कस किया सिमिलर पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा। कोई भी एक प्रूफ अगर एम्प्लॉयर दे देता है फॉर द टाइमिंग आपका फॉर्म एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन आपको पेंशन मिलने से पहले 26/6 का अंडरटेकिंग भरकर आपके एम्प्लॉयर को देना है, एम्प्लॉयर को उसको साइन कराना है पीएफ कमिश्नर से और उसको आरपीएफसी को जमा कर देना। अब दोस्तों आते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पर, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर। क्वेश्चन 4 ये कहता है व्हाट विल बी अप्लीकेबल फॉर्मूला फॉर मेंबर पेंशन कैलकुलेशन। दोस्तों यहां पर फिर से वही घिसा पिटा आंसर ईपीएफओ ने दिया हुआ है। द पेंशन कैलकुलेशन विल बी एज पर पैरा 12 ऑफ ईपीएस 95। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन विल डिटरमाइन द अप्लीकेबल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशनेबल सर्विस, पेंशनेबल सैलरी एंड पेंशन। दोस्तों यहाँ पर आंसर तो बहुत घिसा पिटा है कि जो 12 पैरा 12 है ईपीएस 95 का वो अप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर कर दी गई है, जो भी रूल्स होंगे किसी भी बंदे को तब अप्लीकेबल होंगे जिस दिन से उसकी पेंशन स्टार्ट होने वाली है। मतलब उस डेट तक जो भी रूल्स होंगे दोस्तों उसी बेसिस पे उसका पेंशन कैलकुलेशन किया जाएगा। मतलब कि आज अगर कोई बंदा रिटायर हो रहा है तो आज के रूल्स के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ से 30 साल का कोई बंदा अगर रिटायर हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी हायर पेंशन का रूल होगा उसके हिसाब से दोस्तों उसका पेमेंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर पूछा जाता है हाउ विल मेंबर पेंशनेबल सैलरी बी कैलकुलेटेड फॉर मेंबर ऑफ ईपीएस 95 एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस हु रिटायर्ड प्रायर टू 1/9/2014
वेयर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज प्रायर टू 1/9/2014। मतलब कि दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति जो 2014 के पहले रिटायर हो चुका है और उसकी पेंशन भी स्टार्ट होगी 2014 के पहले, तो उसके लिए पेंशन कैलकुलेशन कैसा किया जाएगा। दोस्तों यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट और पेंशन कैलकुलेशंस के फॉर्मूले थोड़े से पेचीदा हो सकते थे। मतलब कि कोई आदमी 2014 के दिन रिटायर हुआ है, रिटायरमेंट यहाँ पर 60 इयर्स को समझ के चल रही है ईपीएफओ, और उसकी पेंशन शुरू होगी 58 को। तो सिनारियो ऐसा हो सकता है कि आप 60 इयर्स अटेंड किए 2014 के पहले, 1 सितंबर 2014 के पहले, और 58 इयर्स भी डेफिनेटली आप अटेंड किए होंगे 1 सितंबर 2014 के पहले। लेकिन दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट 1 सितंबर 2014 के बाद हुआ है, मतलब कि 15-16 में हुआ है जब आप 60 इयर्स के हुए थे, लेकिन आपकी जो पेंशन शुरू हो गई थी वो हो गई थी 1 सितंबर 2014 के पहले जब आप 58 इयर्स के थे। तो ये एक सिनारियो हो सकता है। तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपका दोनों चीज 58 इयर्स का अटेनिंग एज और 60 इयर्स का अटेनिंग एज, ये दोनों 1 सितंबर 2014 के बाद होगा। तो ऐसे 3 सिनारियो दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने डिस्कस किए। तो जो पहला सिनारियो यहाँ पर डिस्कस किया है वो सिनारियो है कि आप 1 सितंबर 2014 के पहले ही रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन भी जो स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर 2014 के पहले। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ईपीएफओ कहता है, since date of commencement of pension is prior to 1/9/2014, the pensionable salary shall be calculated based on average monthly pay drawn during contributory period of service in the span of 12 months preceding the date of exit from the membership of pension fund। मतलब कि दोस्तों जिस दिन से आपका पेंशन शुरू हो चुका है वहां से पिछले 12 महीने का मंथली एवरेज लिया जाएगा आपके बेसिक प्लस डीए का, और उसके बेसिस पे आपकी पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ बहुत हद तक क्लैरिटी है दोस्तों। जो दूसरा केस आता है दोस्तों वो ये है, हाउ विल मेंबर पेंशनेबल सैलरी बी कैलकुलेटेड फॉर द मेंबर ऑफ ईपीएस 95 एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस हु रिटायर्ड प्रायर टू 1/9/2014 बट वेयर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज ऑन और आफ्टर 1/9/2014। अब दोस्तों यहाँ पर एक चौथा सिनेरियो भी बनता था जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, जो अभी डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि पर्सन हैज अटेंड द एज ऑफ 60 प्रायर टू 1/9/2014। 1 सितंबर 2014 के पहले 60 का हो गया, लेकिन उन्होंने पेंशन अपनी डिफर कर दी थी, और 1 सितंबर 2014 के बाद दोस्तों उनकी पेंशन शुरू हुई है एट द एज ऑफ 63 बोलिए 65 बोलिए बिकॉज ऑफ द डिफरमेंट। तो दोस्तों वहां पर कैसा कैलकुलेट किया जाएगा, तो जैसे कि इन्होंने पहले क्लैरिफाई किया है, जिस दिन से पेंशन स्टार्ट होती है उस दिन के हिसाब से दोस्तों आपका पेंशन कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहां पर इन्होंने बोला है, since the date of commencement of pension is on or after 1/9/2014, the member pensionable salary shall be calculated based on average monthly pay drawn during the contributory period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from the membership of pension fund। मतलब कि दोस्तों क्योंकि आप भले ही रिटायर हो चुके हैं 1 सितंबर 2014 के पहले, मतलब कि आपने 60 इयर्स अटेंड कर लिया 1 सितंबर 2014 के पहले, लेकिन आपने आपकी पेंशन डिफर कर दी थी और पेंशन स्टार्ट हुई 1 सितंबर 2014 के बाद। तो जो 1 सितंबर 2014 के बाद का रूल है, मतलब कि लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज लिया जाएगा बेसिक प्लस डीए का, वो यहाँ पर आपके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। अब दोस्तों एक और कॉम्प्लिकेटेड केस पर हम यहाँ पर आते हैं, हाउ विल मेंबर पेंशनेबल सैलरी बी कैलकुलेटेड फॉर मेंबर ऑफ ईपीएस 95 who have retired after 1/9/2014। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने दो केसेस लिए। जो पहला केस इन्होंने लिया है, ए रिटायर्ड फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट एक्स एट द एज ऑफ 60 इयर्स ऑन 1/1/2015 even though his date of retirement is 1/1/2015 for the purpose of EPS 95 he will be treated as superannuated at the age of 58 prior to 1/9/2014। Accordingly, his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during the contributory period of service in the span of 12 months preceding the date of exit from membership of pension fund। मतलब कि दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जिनका रिटायरमेंट हुआ है 1 जनवरी 2015 को, मतलब कि 1 सितंबर 2014 के बाद। और दोस्तों रिटायरमेंट एज यहाँ पर क्या होगा 60 इयर्स, लेकिन पेंशन कब शुरू हुई इनकी 58 इयर्स के एज पे, और 58 इयर्स का एज कब था दोस्तों, ये था 1 सितंबर 2014 के पहले। तो क्योंकि 1 सितंबर 2014 के पहले इनकी पेंशन स्टार्ट हो रही है, इनके लिए 12 महीने वाला जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वो अप्लीकेबल होगा। उसी तरह से दोस्तों जो केस बी है, बी रिटायर्ड फ्रॉम एन एस्टेब्लिशमेंट एक्स एट द एज ऑफ 50 इयर्स ऑन 1/1/2012 even though he retired in 2012 he can opt to take pension at the age of 58, that is after 1/9/2014। accordingly his pensionable salary shall be calculated based on the average monthly pay drawn during the contributory period of service in the span of 60 months preceding the date of exit from the membership of pension fund।
अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल केस इन्होंने यहाँ पर लिया और बहुत खूबसूरती के साथ ईपीएफओ ने इसको यहाँ पर प्रेजेंट भी किया। दोस्तों ये केस उस आदमी का है जिसने 50 साल की उम्र में खुद का रिटायरमेंट ले लिया और वो रिटायरमेंट हुआ था साल 2012 में, मतलब कि 1 सितंबर 2014 के पहले। अब अगर दोस्तों ये व्यक्ति उसी समय पर पेंशन अपनी शुरू कर लेता, क्योंकि 50 ईयर्स पे आप थोड़ी सी कम पेंशन लेकर पेंशन शुरू कर सकते हो, तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है हायर पेंशन का वो लगता है लास्ट 12 महीने का। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, ये भले ही रिटायर हुआ 50 ईयर्स के एज में 2012 में, लेकिन इसने बोला कि भाई मैं जो मेरी पेंशन है वो 58 ईयर्स के एज में लूंगा, जो होगी 1 सितंबर 2014 के बाद में। तो दोस्तों क्योंकि इनकी पेंशन शुरू होगी 1 सितंबर 2014 के बाद में, इनका जो अब कैलकुलेशन होगा वो होगा लास्ट 60 मंथ्स बेसिक प्लस डीए पर। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत क्लैरिटी है कि अगर आपकी पेंशन स्टार्ट होने की डेट 1 सितंबर 2014 के पहले तो आपको 12 महीने वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर दोस्तों आपकी पेंशन स्टार्ट होने की डेट 2014 के 1 सितंबर 2014 के बाद है तो आपको 60 मंथ्स एवरेज बेसिक प्लस डीए का यहां पर फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों यहां पर अपने दिल में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, बहुत क्लियर कट यहां पर इंडिकेशन सीपीएफ ने दिए हुए हैं। अब दोस्तों यहां पर और एक सवाल इन्होंने पूछा हुआ है, a member will be retiring in a future, say example 2030. How will his pension be calculated? The pension will be calculated based on the provisions of EPS 95 that will exist as on date of commencement of pension. तो दोस्तों यहाँ पर बहुत क्लियर बताया, अभी के लिए तो ये रूल है, फ्यूचर में क्या रूल होगा उस टाइम पे आपको वो देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपकी पेंशन यहाँ पर कैलकुलेट होगी। अभी से ईपीएफओ किसी भी तरह का कमिटमेंट देना नहीं चाहता, क्योंकि सरकारें बदलती रहती है, सरकारें कुछ भी डिसीजन ले सकती है, तो ईपीएफओ इस चीज के लिए बाउंड नहीं है कि आज के जो रूल्स है कल के लिए एक्सटेंड किए जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन्होंने कवर किया, वो है पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विल माई पेंशन एरियर्स बी पेड टू मी और एडजस्टेड अगेंस्ट द डिमांड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द हायर वेजेस। मतलब कि मुझे ईपीएफ से कुछ हायर पेंशन मिलनी है जिसका एरियर्स भी मुझे मिलना है, मुझे कुछ पैसा ईपीएफ को वापस करना है जिसके बाद ही मुझे पेंशन मिलेगी। अभी जो दो ट्रांजेक्शन होगी क्या इनको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के बाद ही उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन किया जाएगा, या मुझे पहले पैसे वापस करने पड़ेंगे उसके बाद मुझे पेंशन दी जाएगी? अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग 3 4 5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं उनको तकरीबन 15 15 30 30 लाख रुपए तक पैसे वापस करने हैं। तो इन लोगों के पास एक्चुअली पैसे है नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर ली थी, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। अगर ईपीएफओ किसी भी रीजन से इसको एडजस्ट कर देता तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका एरियस भी बहुत जम के बन रहा होगा और उनको पैसा भी बहुत जम के देना है। और यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल बनेगा ये या तो बहुत कम डिफरेंशियल बनेगा जो लोगों को वापस करना होगा ईपीएफओ को, या तो ये नेट पॉजिटिव में होंगे, इनको एरियस ही वापस आना होगा, कुछ भी पैसा वापस देना नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसी जो सिनारियो है जहां पर लोग कंफ्यूज है कि क्या होगा, किस तरह से मैं पैसे बनाऊंगा, यहाँ पर ईपीएफओ कहता है एरियस ऑफ पेंशन विल बी पेड टू द पेंशनर्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग प्रोसेस टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स प्रोविजंस रिलेटिंग टू टीडीएस। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बहुत क्लियर क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है एरियस का कैलकुलेशन इनकम टैक्स किस तरह से करता है, वो हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ डिसीजन लेने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि एडजस्टमेंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ईपीएफओ यहाँ पर एडजस्टमेंट करेगा, क्योंकि वैसा इनकम टैक्स के रूल्स जो है वो अलाउ करते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इनकम टैक्स ऑन टीडीएस, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ताकि एक हल्की हल्की क्लैरिटी हमको आए। लेकिन बेटर क्लैरिटी के लिए दोस्तों आपको अपने सीए के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत हाई होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोफेशनल एडवाइस आप जरूर लीजिएगा, इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है, आपका बहुत सारा टैक्स बच भी सकता है और आपका जो लेन देन है बहुत आसानी से हो भी सकता है। अब दोस्तों जब भी एरियस की बात आती है तो इनकम टैक्स का सेक्शन 89 यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है। दोस्तों सेक्शन 89 बहुत सारी चीजों के साथ डील करता है, उसमें से एक चीज है कि अगर एरियस किसी को मिल रहा है बैक डेट से तो उसके ऊपर पेंशन कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों एक मोटा मोटा तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि समझिए आपको एरियस दिया गया है साल 2017 से और आपको वो मिल रहा है साल 2023 में। तो दोस्तों यहाँ पर दो तरह की कैलकुलेशन होगी कि साल 2017 में आपने जो टैक्स भरा है बिना इस एरियस कैलकुलेशन के, उससे आपको कितना टैक्स भरना पड़ रहा है। एक कैलकुलेशन होगा ए, जो दूसरा कैलकुलेशन होगा बी, वो होगा इस तरह से कि इस एरियस के साथ जब आप इंक्लूड करके टैक्सेस निकालेंगे तो आपके साल 2017 के कितने निकलते हैं। तो दोस्तों ये जो ए और बी सिनारियो मिल रहा है, मतलब कि साल 2017 में इस एरियस को कैलकुलेट करके आपका जो टैक्स बनेगा, और साल 2017 में इस एरियस को कैलकुलेट ना करते हुए जो टैक्स बनेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों इसको साइड में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एरियस को ना मिलाते हुए आपका टैक्स बन रहा था 5 लाख रुपए, और दोस्तों इस एरियस को मिलाने से 2017 में आपका टैक्स बन रहा है 6 लाख रुपए, तो डिफरेंस कितना है 1 लाख रुपीज, उसको एक तरफ रखा जाता है।
अब दोस्तों दूसरे पार्ट में जो कैलकुलेशन होता है वो होगा साल 2023 के लिए। साल 2023 में सिमिलर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस किए जाएंगे कि अगर आपको एरियस इस साल में मिल रहा है तो इसको इंक्लूड करके जो आपका टैक्स बनेगा और इसको बिना इंक्लूड किए जो टैक्स बनेगा इसका फिर से डिफरेंस निकाला जाएगा। मतलब कि समझ लीजिए इस साल आप टैक्स भर रहे 7 लाख रुपए विदाउट एरियस, और अगर एरियस मिल जाने से अगर आपका टैक्स हो जाता है 8.5 लाख रुपए, तो आपका डिफरेंस कितना आएगा 1.5 लाख रुपीज। तो दोस्तों अब ये दो जो डिफरेंसेस निकले, मतलब कि 2017 का जो डिफरेंस निकला 1 लाख रुपए का, और 2023 का जो डिफरेंस निकलता है दोस्तों वो निकलता है 1.5 लाख रुपीज का। तो दोस्तों यहां पर जो है इनका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मतलब कि साल 2017 का 1 लाख रुपीज था और साल 2023 का 1.5 लाख रुपीज था। अब दोस्तों यहां अगर आपका कैलकुलेशन निगेटिव में आ जाता है तो आपको यहां पर टैक्स रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर अगर कैलकुलेशन आपका पॉजिटिव में आ जाता है, मतलब कि आपका साल 2017 का जो कैलकुलेशन है वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू 17 साल 2023 का, तो फिर आपको यहां पर शायद टैक्स लायबिलिटी बनती है। मतलब कि दोस्तों साल 2017 में अगर आप साल 2023 की कंपैरिजन में कम टैक्स भरते थे तो आपको टैक्स रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर आप साल 2017 में साल 2023 की कंपैरिजन में ज्यादा टैक्स भरते हैं तो आपको टैक्स लायबिलिटी लग जाती है। अब दोस्तों ये रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत अप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि रिटायरमेंट के पहले आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर आप साल 2017 के बाद फॉर एग्जाम्पल रिटायर हो जाते हैं तो दोस्तों आपका टैक्स लायबिलिटी अभी कम हो चुका है, तो आपका जो डिफरेंशियल होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा और आपको यहाँ पर टैक्स जरूर लगेगा। दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से एक बार बता दूं, अगर इनकम टैक्स रूल्स के प्रोविजन को मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी जरूर, और इसी को ईपीएफओ शायद कैलकुलेट करना चाहता है, पता नहीं कैसा करेगा क्योंकि पर्सनल डेटा तो उनके पास है नहीं। तो जो भी मेथड ये लोग फॉलो करेंगे उस पर टैक्स इम्प्लीमेशन देखने के बाद ही ईपीएफओ बताएगा कि आपका एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आइडियली एडजस्टमेंट करने के हालत में ईपीएफओ है नहीं क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है नहीं। तो जो भी फ्यूचर में उनका डिसीजन आएगा, जो सर्कुलर निकलेगा, वो दोस्तों अगर निकलता है तो मैं आपके साथ जरूर कम्युनिकेट करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोटे मोटे तौर पर जाना कि पैरा 26/6 का जो फॉर्म होगा, अगर आपने ये अंडरटेकिंग पहले नहीं दिया है तो आपका एग्जिस्टिंग फॉर्म जो आपने भर दिया है उसके ऊपर कोई भी खास इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको पेंशन मिलने से पहले वो पैरा 26/6 का फॉर्म सबमिट करना है। आपका जो पेंशन कैलकुलेशन होगा वो आपके पेंशन डेट के साथ होगा। अगर आपकी पेंशन मिलने की डेट 2014 के पहले है तो 12 महीने के बेसिस पे दोस्तों आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर 2014 के बाद है तो 60 मंथ्स के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। और दोस्तों एरियस एडजस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा आपके कंट्रीब्यूशन के साथ में, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन टैक्स रूल्स मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। जो लोग पेंशनर्स हैं उनको डेफिनेटली टैक्स लायबिलिटी बनेगी क्योंकि जब आप कमा रहे थे तो आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा था, और जब आप नहीं कमा रहे, जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम है, तो आपका जो डिफरेंशियल है दोस्तों वो टैक्स लायबल होगा यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर इस पूरे सर्कुलर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए थी वो थी पेंशन फॉर्मूला कैलकुलेशन। और क्योंकि जो भी लोग 2014 के बाद रिटायर हो चुके हैं उनके लिए 60 मंथ्स का कैलकुलेशन किया जा रहा है, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद कैलकुलेशन होगा। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल केस सिनारियो। और आप दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्यों होगा, तो आप जो ऊपर दिया हुआ लिंक है दोस्तों इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने बहुत क्लियरली बताया था डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके कि प्रो राटा कैलकुलेशन होगा तो कैसे होगा, अगर सिर्फ 60 मंथ के बेसिस पे हमको मिलेगा तो कैसा होगा, अगर सिर्फ 12 मंथ के बेसिस पे मिलेगा तो कैसा होगा। तो दोस्तों आपको वहां पर बहुत क्लियर तरह से पता चल जाएगा कि कैसे ब्रेक इवन एजेस चेंज होते हैं और कैसे जो सबसे प्रॉफिटेबल सिनारियो है वो है 60 मंथ्स एवरेज का। और दोस्तों लकीली ईपीएफओ ने यहाँ पर लोगों पर रहम खाया हुआ है और यहाँ पर उनके फायदे की बात की है कि जो भी लोग 2014 के बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए दोस्तों 60 मंथ्स का यहाँ पर फॉर्मूला उन्होंने लिया हुआ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 60 मंथ्स के फॉर्मूले से मुझे सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। आप चाहे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड में भी दिया गया, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किए रिगार्डिंग पेंशन फॉर्मूलाज, रिगार्डिंग 26/6, रिगार्डिंग टैक्स प्रोविजंस, ये आपको एक छोटी सी क्लैरिटी यहाँ पर दे रहा होगा और इससे आपको मदद मिली होगी। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखा है तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूडेशन। धन्यवाद।